हेलो बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसी साइंस सेंटर में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं इस चैनल पर आप लोग को साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं जो 2022 में जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का कुछ अंग जो है लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और इसको जो भी VVI क्वेश्चन है उसको सही से देखें। तो हमारा जो चैनल है वो है इसी साइंस सेंटर। इसी का मतलब होता है आइंस्टीन क्लासेज। बच्चों इसको जान लेंगे कि इसी का मतलब आइंस्टीन क्लासेज। इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारा जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना होगा, उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको दबाने के बाद आपको जो भी वीडियो हम देंगे वो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये 10 सेकंड के बाद काटे में तो नहीं बनते। हाँ तो बच्चों ये जो साइंस का 2022 बिहार बोर्ड का जो VVI क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा से बहुत ही सिंपली क्वेश्चन साइंस में उठाता है, चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या बायोलॉजी की बात हो। ये तीनों विषय में वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूछा जा चुका है या पूछने योग्य है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दे, ताकि हम प्रतिदिन, क्योंकि 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम है साइंस का उसमें आपको आसानी से बहुत ही सहूलियत मिलेगा, ताकि आप इसको जो है सही से कंडक्ट कर पाए। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। आप लोग पढ़े होइएगा केमिस्ट्री, तो उसमें जरूर पढ़े होइएगा कि 6 गो जो है वो अक्रिय तत्व है, जिसमें से पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन है। उसी में से आपसे पूछा गया है कि हीलियम क्या है, तो आप बताइएगा हीलियम क्या है बच्चों। तो हीलियम हो जाएगा आपका अक्रिय। क्या हो जाएगा? अक्रिय। बहुत ही सिंपल है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, वो है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी आधुनिक जो आवर्त सारणी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में वो आता है कि डायरेक्ट आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कितने वर्ग है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये जो है आवर्त सारणी में जो है आवर्त की जो संख्या है वो 7 है, क्योंकि अब आवर्त किसको कहा जाता है और वर्ग किसको कहा जाता है उसको भी समझ लीजिएगा। तो ये इस प्रकार की जो कतारें होंगी इसको वर्ग कहा जाता है, और जब इसी में इस प्रकार की कतारें होंगी इसको आवर्त कहा जाता है। तो आपका जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 आवर्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। क्वेश्चन कह रहा है बारे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। बहुत ही अच्छे सिंपली ढंग से आप लोग जानते होइएगा कि जल का मतलब होता है H2O। क्या होता है बोरे? H2O, यानी H2O का मतलब होता है जल। H2O ये आपका होता है जल होता है ये, और जल में जो होता है 2 परमाणु जो होता है वो क्या है आपका जो है हाइड्रोजन, और एक क्या है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर देखिए आपकी 2 1 कहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी।
तो 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। फिर उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सिलिकॉन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है मिश्र धातु और चौथा है उपधातु। तो बुआ इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपधातु, यानी इसका जो है ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा उपधातु। क्या हो जाएगा बोले उपधातु, इसका जो है सही आंसर यही हो जाएगा डी नंबर उपधातु। तो आपको यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, क्योंकि ये सब बिहार बोर्ड में आते रहता है, आएगा भी, तो इससे जुड़ने के लिए, ऐसा क्वेश्चन को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इसी साइंस सेंटर से जुड़िए और तरह तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेगा। अगला जो है क्वेश्चन वो आपका है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बायोलॉजी से उठाया गया क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ। अब देखिए कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करता है, इसको वेशम कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, वेशम, यानी मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं। तो मनुष्य के जो हृदय में वेशम की संख्या होती है वो बच्चों 4 होती है। कितने होती है? 4। बहुत ही सिंपल है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ, कितने वेशम होते हैं, तो 4 होते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव हृदय का, क्या हुआ रे, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। औसत प्रकुंचन दाब आप लोग देखते होइएगा कि जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको जो है बीपी, यानी बीपी मशीन देखे होइएगा। ये बीपी मशीन जो होता है, ब्लड प्रेशर का मशीन जो होता है, उसमें क्या मापा जाता है, प्रकुंचन दाब मापा जाता है, अनुशिथिलीन जो दाब होता है वो मापा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रकुंचन दाब, तो प्रकुंचन दाब क्या क्या हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन 120 mmHg जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, इसका जो है 7वां क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ये पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल, इसको 2 ढंग से बिहार बोर्ड पूछता है और जब भी आता है यही आता है। अब क्या आता है उसको देखेंगे। पहला आता है कि हाइड्रा में किस प्रकार की जनन विधि होती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मुकुलन निम्न में से किस जीव में होता है। तो दोनों का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख करके आप इसका आंसर लगाइएगा। तो यहां पर जो है हाइड्रा में किस प्रकार की प्रजनन विधि होती है, ऑप्शन पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या है। पहला है खंडन, उसके बाद है विखंडन, मुकुलन और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें उभार उत्पन्न होता है और उभार के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बच्चों चलते हैं अगले नंबर पर। तो आपका अगला जो है 8 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आप लोग पढ़े होइएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश के अपवर्तन से लिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है ये। और बहुत ही सिंपल है कि क्या होता है कि जो है प्रकाश के किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि सिंपल में ही लोग ज्यादा जो है गलती कर बैठते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस ऑप्शन देखते हैं और लगा देते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा। पहले सबसे पहले जब भी परीक्षा देने जाए तो ऑप्शन को सही से पढ़े। ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर उसको देखे कि इस चारों में से कौन इसका सही आंसर है, उसमें टिक कर लिया जाए। तो यहां पर है साइन आर बटे साइन आई, यहां पर क्या है, साइन आर बटे साइन आई। उसके बाद है साइन आई माइनस साइन आर,
साइन आई प्लस साइन आर, और आपका चौथा जो ऑप्शन है वो है साइन आई बाई साइन आर। तो यही होता है बच्चों, किसी माध्यम का वर्तनांक जो होता है वो होता है साइन आई बाई साइन आर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। दाढ़ी तो आप लोग बनाते होइएगा, देखते होइएगा, सैलून में जाते होइएगा, तो कि दाढ़ी जब बनाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक दर्पण लगा होता है, और उस दर्पण के सामने जब हम बैठते हैं तो हमारा जो दाढ़ी जो मूछ जो होता है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो आखिर ये किस दर्पण के कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है अपने से आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो है अधिक है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन है लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या होता है? बैगनी में जो है किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला चलते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग घर में फ्यूज का उपयोग करते होइएगा। आखिर ये फ्यूज जो है, ये फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्योंकि यह जो है किसी न किसी सिद्धांत पर तो कार्य करता ही होगा। सिलेबस में पढ़े होइएगा कि कौन सा जो है सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन है बुआ इसका चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो बच्चों यदि वीडियो समझ में आ रहा हो, यदि चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपको मिले प्रतिदिन, तो आप हमारे YouTube चैनल इसी साइंस सेंटर से का जो सब्सक्राइब बटन है वो जरूर दबाएं। अगला जो कि बिहार बोर्ड अधिकांश पूछते रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू के बारे में जानते होइएगा। ये डेंगू जो है साफ जल में रहता है, या गंदा जल में है, या खारा जल में है, या सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, यानी ये जो है डेंगू साफ जल में होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? साफ जल में डेंगू उत्पन्न होता है। अगला, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? और है कि निम्न में से जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है? लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका? नाभिकीय ऊर्जा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगता है फिर से ये दोहरा गया है, तो इसका भी आंसर क्या है? नाभिकीय ऊर्जा ही है। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है। अगला, सामान्य दृष्टि से व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, सुस्पष्ट, यहां पर जो होगा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? यानी इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि हम निकट जो है, यानी सामान्य दृष्टि की निकटतम दूरी की कितनी होती है। ये दो तीन तरह से पूछा जाएगा कि वयस्क मनुष्य के लिए निकटतम दूरी कितना होता है, सुस्पष्ट के लिए अल्पतम दूरी कितना होता है। तो घबराने की बात नहीं है, ऑप्शन देख करके। गलती यहां पर होती है कि विद्यार्थी देख लेता है 25, बस लगा देता है। तो 25 देख करके खुश होना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी गलती जो है आपको बैक कर सकता है। इसीलिए आप जो है हर एक नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है आपका साइंस में 40 नंबर का है, और 40 में 40 नहीं कटना चाहिए किसी भी तरह।
आपको प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और ढंग से तैयारी कीजिए। आपका जो आने वाला 18 फरवरी को एग्जाम है उसमें जरूर है कि साइंस में जो है 40 का 40 कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चिंत होकर के रहिएगा। तो चलिए बच्चों फिर देखते हैं इसका कि सामान्य दृष्टि के लिए जो है सुस्पष्ट अल्पतम दूरी क्या है। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आपका जो है सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में ये नहीं आता है, लेकिन ऐसा टाइप हमेशा आता रहता है। या लोहा की बात हो, सोडियम की बात हो, क्लोरीन की बात हो, फास्फोरस की बात हो, ये 4 ऐसे तत्व है जिसका परमाणु संख्या बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष एगो न एगो हमेशा डालती रहती है। तो आप लोग भी जो है परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, एगो संकेत याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये जो है ये नंबर कहीं नहीं जाए। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, ऑप्शन है 26, 23, 25, 24। इसका बच्चों राइट आंसर क्या आ जाएगा 26। लोहा का जो संकेत होता है वो होता है Fe26। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। अब देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन को जो है ध्यान से देखा जाए कि ये ऑप्शन आखिर जो है क्या कह रहा है। क्योंकि कभी कभी जो होता है हम आंसर न भी जानते हैं, फिर भी ऑप्शन को सही से देखने के बाद हम आसानी से इसका आंसर हल ढूंढ सकते हैं। अब कैसे ढूंढ सकते हैं उसको देखिए, और खास करके जो है पीएच, जहां पर पीएच वाली बात है तो यहां पर देखिए हुआ कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहां पर देखिए पहला ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, अम्लीय है और ये अम्लीय। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो होगा क्या इसका राइट आंसर 10, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। शुरू में ही बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो क्या है 18 गो वर्ग है। कि कितने वर्ग है 18 गो वर्ग है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारे आधुनिक आवर्त सारणी जो चल रहा है जिसके तहत हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, यानी हमारे वर्ग जो है वो 18 है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। CHO क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर CHO है, क्या है CHO, तो यहाँ पर अल्कोहल OH, कीटोन, मीथेन, अल्डेहाइड। अब इसमें से होगा क्या, तो बच्चों इसमें से जो होगा वो हो जाएगा अल्डेहाइड ग्रुप का ये जो है अभिक्रियाशील मूलक है। याद कर लीजिएगा ये आता है और आ भी सकता है, क्योंकि अभिक्रियाशील मूलक या कीटोन की बात हो, अल्डेहाइड की बात हो, ये दोनों जरूर आता है और उससे एक जो है संरचना सूत्र भी आती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा अल्डेहाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी अल्डेहाइड। यानी CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है अल्डेहाइड कहा जाता है। अगला है ये लगभग जो है बिहार बोर्ड इसको 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को पूछे हुए। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, फिर भी इसको बिहार बोर्ड दोहराते रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल है कि आखिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको कि विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है उसको कहा जाता है जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जनित्र। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लघु पथन के समय जो है धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब जो आप लोग घर में जो ललका बल्ब जलाते हैं, आखिर उसका ये जो तंतु जो होता है यानी जिसको फिलामेंट कहा जाता है, बिहार बोर्ड इसको तंतु के जगह पर जो है फिलामेंट भी लिख सकती है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। ये क्या होता है? फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है बच्चों, ये बना होता है टंगस्टन। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताया गया है कि अंडाणु निषेचित होता है। यानी आखिर अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? पहला है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, योनि में अंडाणु निषेचित हो सकता है? नहीं हो सकता। गर्भाशय में नहीं होता, ये बाद में वहां पर जाता है। ये जो है अंडाशय है और ये क्या है? फैलोपियन नलिका है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैलोपियन नलिका में जो है अंडाणु निषेचित होती है। उसके बाद चिपको आंदोलन संबंधित है। ये 2 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का भी आता है। तो आखिर ये चिपको आंदोलन यानी ये जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। आप लोग जानते होइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। उस समय बहुत, क्योंकि जो ठेकेदार लोग थे वो वृक्ष को काटना शुरू कर दिए थे, तो वहीं पर चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ये 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस आंदोलन की जो है शुरुआत की। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, चिपको आंदोलन का जो शुरुआत जो है चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था, लेकिन इन लोगों को नेतृत्व करने वाला कोई मिल नहीं रहा था। तो अंत में जाकर के जो है नेतृत्व करने वाला कौन मिले? तो सुंदरलाल बहुगुणा मिले, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। और अंत में जाकर के, क्योंकि उस समय जो निर्दयी लोग होते थे वो महिला को, पुरुष को, सबको काटते हुए उसके बाद भी जो है वृक्ष को काटते थे। तो जैसे ही जहां पर देखे कि चिपको यानी चिपक जाना है वृक्ष से, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्ष। क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। तो बच्चों प्रतिदिन हम ये क्वेश्चन जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा, आप यदि चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारे साइंस विषय कमजोर है, यदि दिमाग में बैठा हो कि साइंस कमजोर है, तब वह साइंस कमजोर है नहीं, ये माथा में सेट हो गया है कि साइंस बहुत भारी है, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ हम आप लोग को जो है प्रतिदिन ये ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल, अपना चैनल जो है EC साइंस सेंटर का जो है सब्सक्राइब बटन दबाइए, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक से एक जो क्वेश्चन आपके साथ, क्योंकि 18 फरवरी को जो एग्जाम होगा, आप बैठिएगा और जरूर है कि लगभग क्वेश्चन यही आएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन के साथ।